ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 5070 का स्पेसिमेन पेपर। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी याद रखनी है। आमतौर पर 5070 के पेपर को पेपर 1 कहा जाता है, एमसीक्यू पेपर को पेपर 1 कहा जाता है, जबकि आईजीसीएसई में पेपर 2 कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें करना होता है वेरिएंट 2, तो इट इज 1 2, लेकिन स्पेसिमेन पेपर दोनों के लिए सेम है, तो एक ही पेपर है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चीज़ें एडिशन होंगी डेफिनेटली नए सिलेबस के हिसाब से। ये स्पेसिमेन पेपर है आपके पास। यहाँ पर आपके पास 40 एमसीक्यूज होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, और आपने सबको आंसर करना है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास ए बी सी डी जो है आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे, और उनमें से सिर्फ आपने एक ही चूज कर लिखना है। और जो भी आपका रिकॉर्ड होगा, ये आप पीछे जो आपके पास डबल शीट मौजूद होती है उसमें आपने ये सारा कुछ लिखना होगा। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सॉफ्ट पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, आपने किसी तरह का करेक्शन कोड यूज नहीं करना है, बारकोड्स पर नहीं लिखना है। कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, पीरियोडिक टेबल आपको पीछे गिवन होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। टोटल इस जो पेपर है इसके जो मार्क्स हैं 40 हैं, और ये आपने 1 आवर की टाइमिंग्स के अंदर कंप्लीट करना है। राइट बच्चों? यस राइट सर। चले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आप जरा देखिए क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है आपके पास, वो स्टार्ट ही नए सिलेबस से हो रहा है। यानी कि पहला क्वेश्चन ही आपके पास कूलिंग कर्व से रिलेटेड है, और दिस इज द न्यू एडिशन इन योर सिलेबस, राइट? कैन बी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जस्ट लुक एट ओवर हियर, दे आर सेइंग स्टेरिक एसिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 69 डिग्री सेल्सियस। 69 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टेरिक एसिड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, a heated sample of pure stearic acid is cooled and temperature is recorded every minute for 30 minutes, right? A graph for the result is shown, right? You can see this graph. They're asking which process occur between 8 to 12 minutes. 8 से 12 मिनट के दरमियान कौन सा प्रोसेस हुआ है? they are asking for that, right? अब जरा आप देखें कि आप यहाँ पर कूलिंग कर्व यूज कर रहे हैं। पहले तो आपको याद रखना है, दिस इज अ कूलिंग कर्व, राइट? कूलिंग कर्व का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है ना, आप टेम्परेचर को नीचे लेके जा रहे हैं। टेम्परेचर को आप जो है आप कह रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, या आप उसको नीचे ले जा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी दिस कि 80 से टेम्परेचर नीचे आना शुरू हुआ है, और ये यहाँ 69 पर आने के बाद कहीं यू कैन सी दिस, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 69 शो कर रही है। यहाँ पर आपके पास कैसा हो गई है? स्ट्रेट लाइन आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। एंड वी नो दैट जब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ जाती है, ये लाइन आपको बताती है कि व्हाटएवर द टेंपरेचर यू आर गिविंग और यू आर गेटिंग आउट फ्रॉम देयर, वो टेंपरेचर अब जो है किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो जो आप हीटिंग कर रहे हो या वो आप जो कूलिंग कर रहे हो, वो जो आप टेंपरेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हो या उससे निकाल रहे हो, अब वो थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो स्टेट को चेंज करने के काम आएगा। आप देख सकते हैं 69 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्कआउट हो रहा है, तो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 69 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। जब आप हीटिंग कर रहे होंगे तो 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जाके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और कंप्लीट अगर प्योर होगा तो फिर सारा का सारा 69 पे मेल्ट हो जाएगा, प्योर होगा। ठीक है ना, और अगर इम्प्योर होगा तो वी नो दैट वी हैव अ वेरिएशन इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट राइट नाउ वो प्योर है, इसलिए सारा का सारा 69 पे मेल्ट हो गया। अब मसला ये है कि हम वापस आ रहे हैं बच्चों, वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं तो अगर 69 पे मेल्ट होगा तो 69 पर ही वो फ्रीज भी होगा, राइट? तो ये मेल्टिंग है। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, फॉर सपोज आप ऐसे जाते हैं, तो इस वक्त ये आपके पास क्या कहलाएगी? मेल्टिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस तरह से, तो इस वक्त ये आपके पास फ्रीजिंग कहलाएगी। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। Right, sir. So what is the right answer of this? The right answer for this is freezing. Is that clear everyone? यस सर। Clear, sir. ठीक है, दूसरा सवाल आप देखें, काफी आसान है, काफी आसान है, और मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने आपको कराया भी था काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत आते हैं। आप पिछले ईयर में अगर आप देखें 10 से 12 सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे, जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है सही कौन सी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने से, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी जो आप कह लें कि आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि देखकर स्टेटमेंट को सही से पढ़ना, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन को सही से याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इससे काफी फायदा भी होता है आपको। देखें, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
अब जरा देखिए क्या कह रहा है वो आपसे कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो क्या जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैसियस वॉल्यूम इंक्रीज होता है बच्चों? Yes, sir. Yes. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब तब आपके पास गैसियस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन सेकंडली यू कैन सी दिस, वो कह रहा है प्रेशर आपके पास गैस का आपने इंक्रीज किया है और पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के करीब आ गए हैं। दैट्स डेफिनेटली द राइट थिंग। आप जब प्रेशर लगाओगे किसी भी गैस पे तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैसियस वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वाइस वर्सा यू कैन से दैट। आसान अल्फाजों में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जबकि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, बहुत आता है पेपर में। Then the third one is the pressure of a gas at constant volume. The pressure of the gas at constant volume decreases as the temperature increases. वो कह रहे हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, और जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है आपके पास, तो आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये गलत बात है। जब भी आप किसी भी गैस के ऊपर टेम्परेचर लगाते हो तो पार्टिकल्स और फास्टली मूव करते हैं। जब वो फास्टली मूव करते हैं तो वो कोलाइड कंटेनर से ज्यादा फास्टली होते हैं, तो कंटेनर ज्यादा प्रेशर फील करता है। तो दिस इज रॉन्ग। यू नीड टू कीप रिमेंबर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इज दैट राइट बच्चों? Right, sir. So the right answer would be B. Statement number 1 and statement number 2 are correct. Is that clear everyone? Yes. Yes, sir. उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is about diffusion. Which substance would diffuse most quickly? तो बच्चों डिफ्यूजन की जब बात आ जाती है आपके पास, तो आपने दो चीजें याद रखनी होती हैं डिफ्यूजन के लिए। आपने याद रखना है जितना ज्यादा आप एमआर करोगे उतनी कम आपके पास डिफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना, और जितना कम एमआर होगा उतनी ज्यादा आपके पास डिफ्यूजन हो जाएगी। वी नो दिस, जितना हैवियर होगा उतना लेस डिफ्यूज होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा आपके पास डिफ्यूजन होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनकी डेफिनेटली मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। तो अब देखें वो कह रहा है व्हिच सब्सटेंस वुड डिफ्यूज मोस्ट क्विकली, जो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा, जो लाइटर होगा वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर होता है 40, जबकि नियॉन का होता है आपके पास 20। तो देख सकते हैं आप एमसीक्यूज में हमेशा ऐसी होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि शुरू वाले दो सवाल की जो आंसर है ये बिल्कुल ही गलत है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर हो नहीं सकता। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ यार लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज फास्टर, तो आपको आइडिया हो गया कि यार चार में से दो तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको आता है कि हाँ यार हाई टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन हाई होगी, तो देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर कि इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, डी। और डी आंसर होगा इसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं आपके एमसीक्यूज। तो अगर अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करें तो मैक्सिमम आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है, पहले आप जो है चार में से दो निकाल लें, उसके बाद उन दो में से एक निकाल लें। अगर आपको दूसरी स्टेटमेंट नहीं भी आती है, अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो एटलीस्ट आपका आंसर 50% करेक्ट हो सकता है। अगर अभी तुक्का लगाएंगे तो 25% होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड अपना सॉल्व करें इसको। ठीक है, आप देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। जरा देखें वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है which diagram shows the arrangement of particles inside a balloon containing mixture of gases. Just look at over here, mixture of the gases nitrogen and oxygen. ठीक है बच्चों, is that right? Yes, sir. अब जरा मुझे एक बात बताइए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता Sir, है? O2, N2. Yes, this is N2 and O2। तो ये गैसियस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। आपको गिवन क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ऐसी है बच्चों। Yes, sir. दूसरा ये कि आप देख Yes, सकते sir. हैं कि उसने एटम्स दिए हुए, तो नाइट्रोजन होगा तो डेफिनेटली वो इस तरह से होगा, दो ब्लैक डॉट्स एक साथ होने चाहिए। और अगर आपके पास ऑक्सीजन होगा तो दो बड़े डॉट्स एक साथ होने चाहिए, ये ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। द गैस इज नॉट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं है गैस, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता।
राइट बच्चों? Right, Yes, sir. sir. और अगर Sir. आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो कहता है आपसे मिक्सचर, अगर आप मिक्सचर को फोकस करते हैं तो यू नो दैट गैसेस जब आपस में मिक्स होंगी तो वो रैंडम मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी नाइट्रोजन एक जगह हो जाएगी और सारी ऑक्सीजन एक जगह हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। So what is the correct answer बच्चों? The right C, answer sir. would be C. T. C. This is a mixture of gases. All right everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सवाल भी बड़ा मजे का और बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके पास। आप देखिए क्या कह रहा है, द आयन Q2+, the ion Q2+ have 3 complete shells। दो चीजें हैं, 2+ और एक 3 complete shells। अब जरा देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों। जरा देखिए, कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है 20, मैग्नीशियम का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है आपके पास क्या 8 और सल्फर का होता है आपके पास 16। इज दैट राइट बच्चों? Sir, A. Yes, sir. बिल्कुल Yes. ए आंसर है, लेकिन ए निकालने से पहले जिसको नहीं पता वो कैसे निकालेगा, वो ऐसे निकालेगा। देखो इसने दिया हुआ है 2+, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, 2+ का मतलब चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव का मतलब है आयन कैटाइन है आपके पास, कैटाइन का मतलब है मेटल आयन होगा, नॉन मेटल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर, राइट? जी सर। दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि यार आपके पास 3 शेल्स हैं, तो आप जरा देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 है या 2,8,2 है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास 2 शेल रह जाएंगे, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास 3 शेल रह जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको बता रही है कि ए वुड बी द राइट आंसर, राइट बच्चों? Yes, sir. ओके देन आप देखें इसके बाद वाला जो सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। वो द सिंबल फॉर 2 आयंस आर शोन। ठीक है, आपके पास एक F आपके पास नेगेटिव आयन है और सोडियम आपके पास पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हैं इसकी स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है। द फ्लोराइड आयन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोराइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 9 ऑलरेडी है, एक रिसीव किया हुआ है 10। सोडियम के पास देखें कितनी है, 11 होते हैं, एक लूज किया हुआ है 10। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मींस दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Then the sodium ion contain more neutrons than fluoride ions। Normally ऐसा होता है कि आपके पास सोडियम के पास ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आप इस गिवन कंडीशन को देखें तो इसके अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप देखें तो 19 minus 9 will give you 10, 21 minus 11 give you 10, so both have the same neutrons, it means it is also wrong। तो जल्दबाजी में आकर इसको राइट मत कर दीजिएगा और से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, जो उसने गिवन किया हुआ है, क्योंकि 23 होता है नॉर्मली, हमें याद होता है तो हम वही शुरू हो जाते हैं उसी से, हम देखते भी नहीं है सामने। Then the 2 ions contain the same number of electrons as each other। That's the right answer, they both have the same number of electrons। Is that right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलें, ये हो गया आपके Yes. पास यहाँ पर कंप्लीट। अब देखें जरा ये क्वेश्चन नंबर 7 को जरा गौर से देखिएगा। मेरी नजर में ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एडवांस सिलेबस में, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है। सवाल में वो कहता है आपसे क्या है बच्चों, वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है, एक 35 वाला और एक 37 वाला। 2 आइसोटोप्स हैं आपके पास क्लोरीन के, एक 35 वाला है और एक 37 वाला है, ठीक है। दे आर सेइंग यूजिंग दीज आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स को यूज करते हुए how many different relative atomic masses या molecular masses are possible for the compound with the molecular formula C3H3Cl। वो कहता है कि C3H3Cl3 के कितने possible molecular masses हो सकते हैं। The most important question, बहुत important है, बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये इतना मुश्किल नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए भाई। हमें C2H3 को तो कुछ भी नहीं करना, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही छोड़ देना है आपने, ठीक है ना। क्लोरीन से है हमारा मसला, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स मौजूद है, तो तीनों क्लोरीन 35 वाले हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि तीनों क्लोरीन आपके पास जो आइसोटोप्स अटैच हो वो तीनों 37 वाले हो जाएं, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से एक 35 वाला हो जाए और 2 37 वाले हो जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये आपके पास हो सकती है कि इनमें से 2 35 वाले हो जाए और एक 37 वाला क्लोरीन हो जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ बन सकती हैं, जिनके अलग अलग मॉलिक्यूलर मासेस आ सकते हैं। जरा देखें कितने आ सकते हैं। 35 into 3 कितना बनता है? ये 105 बनता है। 105 plus 3 ये हो गया आपके पास 108, 108 plus 24 ये बन गया आपके पास तकरीबन 132। तो यानी इस कंपाउंड का एमआर जो होगा वो 132 होगा, और इसमें
इसका आंसर होगा 138 और इसके अंदर 2 ज्यादा हैं तो इसका आंसर होगा 136 और इसका आंसर होगा 134। आप देख सकते हैं 4 अलग अलग मॉलिक्यूलर मासेस वाले कंपाउंड पॉसिबल हैं अगर 3 क्लोरीन एटम हो एक मॉलिक्यूल के अंदर और वो जो है आपके पास 2 आइसोटोप्स उसके मौजूद हो। सो द राइट आंसर वुड बी सी। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. Right, अच्छा sir. देखिए मेरे पास इसका एक और सवाल है, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जरा देखें, फॉर सपोज आपके पास हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक 1 वाला और एक 2 वाला फॉर सपोज, ठीक है ना। वो आपसे कहता है कि दोनों आइसोटोप्स पानी के अंदर मौजूद हैं, आप बताएं पानी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप देखिए जरा, दोनों H जो है आपके पास 1 वाले हो सकते हैं, दोनों H आपके पास 2 वाले हो सकते हैं। इसके बारे में तो सब सोच लेते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता कि एक H1 वाला भी हो सकता है और एक H2 वाला भी हो सकता है। तो ये आपने ज्यादा सोचना है कि इस तरह भी हो सकता है। तो इसका MR 18, इसका MR 20 और इसका MR 19 होगा। तो इस तरह इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे चलें। Yes, sir. चलें, उसके बाद आगे आपके पास ये सवाल, what happened to an atom of group 2 elements when it forms a compound with oxygen? अब देखिए ये आपके पास दोबारा से वो कह रहे हैं एक एटम है आपके पास ग्रुप 2 का, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा। अगेन वही 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एक तो ग्रुप 2 का है तो मेटल होगा, और मेटल जब नॉन मेटल से मिलेगा तो आपके पास कौन सी बॉन्डिंग होगी भाई, आपके पास बॉन्डिंग होगी आयोनिक। Ionic जब bonding. आयोनिक बॉन्डिंग होगी तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस और गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। इसका मतलब है ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, राइट? Right, ये तो sir. कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। अब इट रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन नहीं करते हैं, ठीक है। इट बॉन्ड्स विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ग्रुप 2 का है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ऑक्सीजन को दे देगा। तो देयर इज नो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मूला वुड बी MgO। metal जो transfer 2 electrons to an atom of oxygen. Is that right बच्चों? Yes, sir. अब देखिए 9th MCQ दोबारा वही आ गया स्टेटमेंट वाला। ये आपकी जो वोकैबुलरीज है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नॉलेज है उसको चेक करेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जरा देखें आपके पास क्या कह रहा है, ईथेन given, that's right, which statements are correct, right? A molecule of ethane, एक मॉलिक्यूल जो है इथेन का, वो कंटेन करता है ट्वाइस हाइड्रोजन एटम्स एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये बात सही है या नहीं? आप देख सकती हैं C2H6 और NH3, अगर आप देखें तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो दिस मींस कि ये स्टेटमेंट सही है, राइट बच्चों और नॉट? Right, sir. Right, sir. Yes, देन sir. सेकेंडली आपसे क्या कह रहा है, वो सेकेंडली आपसे कह रहा है अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एटम हैज 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। दैट एब्सोल्युटली राइट। वी नो दैट नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 5, तो ग्रुप नंबर 5 का है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आखिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स फाइन, दैट्स करेक्ट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, one from each carbon atom. That's absolutely right. जरा इधर देखिए, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई है। और इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ए वुड बी द राइट आंसर, राइट और नॉट? Yes, sir. ठीक हो गया। देन आपके पास ये वाला सवाल जो है 10th क्वेश्चन जो है, ये आपको अगर याद हो तो जब हमने किया था एम्पिरिकल फार्मूला, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने यही सवाल किया था। बड़ा सिंपल है ये। आप देखें वो कह रहा है कंपाउंड कंटेन्स 70% बाय मास ऑफ आयरन। 70% क्या चीज है आपके पास बच्चों? आयरन मौजूद है। एंड 30% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 30% आपके पास ऑक्सीजन है। वी नो दैट पहला स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूले में, हम इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कराते हैं, व्हिच इज 56 एंड 16। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग ओवर हियर, 1 पॉइंट समथिंग ओवर हियर। देखो जरा, मेरे ख्याल से 1.25 आ रहा था, चेक करें। ये आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है, sir. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? सेकंड स्टेप में ये करते हैं
जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको दोनों से डिवाइड करा देते हैं। तो राइट नाउ स्मॉलर वैल्यू आपके पास 1.25 है, दोनों से डिवाइड करा दिया, एक आंसर आ गया 1, एक आ गया 1.5। एंड वी नो Yes, दैट sir. आमतौर पे सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, लेकिन अभी 1.5 आ गया तो हमें एक फर्दर स्टेप करना पड़ेगा, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों को, ताकि राउंड ऑफ हो जाए वैल्यू। हम जाहिर सी बात है FE1 और O 1.5 नहीं लिख सकते हैं फॉर्मूले में, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि दोनों ही राउंड ऑफ हो जाए। So it would be 2, it would be 3, so the formula would be FE2O3, so the right answer would be B बच्चों। Is that right? Yes, जी sir. सर, राइट। उसके बाद ये वाला सवाल आ गया, ये भी बहुत मजे का सवाल है, और ये मेरे ख्याल से आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। आप लोग काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से। आपको याद होगी कंबस्शन इक्वेशंस जो हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो कंबस्शन इक्वेशंस, तो उसके अंदर जब हम बैलेंसिंग करते थे तो पहले कार्बन करते थे, फिर हाइड्रोजन करते थे, और फिर ऑक्सीजन करते थे। ऐसी है ना बच्चों? जी Yes, सर। sir. यस तो सर। हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव बच्चों, यहाँ पर कितने कार्बन है 4 हमारे पास? सर। 4 कार्बन है। तो यहाँ क्या आना चाहिए बच्चों? 4। 4. 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया यहाँ पर। उसके बाद हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव? 4। तो यहाँ 4. क्या आना चाहिए बच्चों? सर 2. 2, राइट? ठीक है ना। अब जरा देखें ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो 8 + 2 टोटल हो गई 10। यहाँ क्या आना चाहिए बच्चों? 5। 5। So what is the right answer of X? It would be D, right or not बच्चों? Right, sir. आता है आप लोगों को, कोई इश्यू तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो दोबारा एक सवाल आपके पास आ गया अब मोल्स का। अच्छा देखिए, मोल्स के सवाल आपको याद रखना है कि जब भी आप एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो फिर आप रिलेशन वाला मेथड जो है, जैसे मोल्स निकालना, फिर उसके बाद रिलेशन लगाना, फिर रिक्वायर्ड वेरिएबल निकालना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जब भी आप मोल्स के सवाल कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है, हमारे टाइम सेव हो जाता है। तो जरा देखिए आपके पास अभी गिवन क्या चीज है, जरा गौर से देखिएगा। आपके पास यहाँ गिवन है 25 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, 25 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गिवन है, आर हीटेड टू प्रोड्यूस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर। ठीक हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फॉर्म? अब जरा देखिए आपको गिवन क्या चीज है बच्चों, आपको दी हुई चीज भी मास है, आपसे पूछ भी क्या रहे हैं, वो मास पूछ रहे हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी मास गिवन हो और मास ही रिक्वायर्ड हो, जब भी मास गिवन हो और मास ही आपसे रिक्वायर्ड हो, तो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप अब देखते हैं कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखें इसका एमआर कितना है, 160 + 5 × 18, डायरेक्ट एमआर से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि इफ यू हैव 250 grams ऑफ कॉपर hydrated copper sulfate, it is going to produce 160 gram anhydrous copper sulfate। इक्वेशन बता रही है हमें, हम कुछ नहीं कह रहे, इक्वेशन हमें ये बात बता रही है। अगर इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ होता तो हम उस नंबर से भी मल्टीप्लाई कराते। फॉर सपोज अगर वाटर निकालते तो आप यहाँ 18 लिखते, आप यहाँ लिखते 5 × 18, क्योंकि 90 ग्राम्स वाटर बन रहा है, तो आप लिखते हैं 250 प्रोड्यूसिंग 90 ग्राम वाटर। सही है। तो अभी जो भी इक्वेशन में रिलेशन होता है वो हम उसी वक्त एमआर से मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्टली, जब भी मास टू मास रिलेशन लगाते हैं। तो आप देखें इक्वेशन हमें बता रही है 250 ग्राम 160 प्रोड्यूस करेगा हीटिंग पर, तो हमसे पूछा गया 25 ग्राम के लिए, तो इट वुड बी x, इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, इट वुड बी लाइक 160 × 25 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो ये हो जाएगा 1 10 से कट गया, इट वुड बी 16 grams, राइट बच्चों? इज इट राइट? Yes, sir. राइट सर। दिस इज द वे। जब आपको मास गिवन हो और मास ही निकालना हो तो डायरेक्ट इस तरह रिलेशन लगा सकते हैं, फिर वो मास निकाल के रिलेशन लगा के फिर दोबारा से मास नहीं निकाले, लंबी हो जाएगी। फॉर सपोज आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार 25 ग्राम्स है, इसको 250 से डिवाइड कराऊंगा, मोल्स आ गया 0.1, अब इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट के भी जो है आपके पास 0.1 मोल्स होंगे। अब मास निकालना है तो मैं क्या करूँ, मास निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करा दूं एमआर से, तो मेरे पास आ जाएगा 16 ग्राम आंसर। तो आंसर तो तब भी वही आएगा भाई,
आंसर तो तब भी आपके पास हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी आपकी। तो अगर आपके पास टाइम है इतना कि आप मेहनत कर सकते हैं तो आप कर लें, और टाइम भी लगा सकते हैं। तो आंसर दोनों में ही सेम। Yes, ठीक sir. है, सिर्फ एक चीज की दी हो, जैसे अब सर क्या कह रहे हो मदी? सर अगर हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स दी हो, जैसे अभी इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और कोई और एलिमेंट होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमें वो देके मोल्स देके हमें दूसरे उसके फाइंड देखो करने के लिए कहा होता ग्राम्स में, तब ये हो सकता था मदी, जब दो एलिमेंट सेम अगर ना हो। मदी अगर आपको मास दिया हुआ है, मैंने क्या बोला है आपको, अगर आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और मास, तो वी डोंट केयर अबाउट एनी अदर एलिमेंट। मैंने आपको वाटर की भी एग्जांपल दी है कि आप वाटर की भी कर सकते हो। तो 250 ग्राम से 90 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आपके पास जो है 25 होता तो 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता, तो आप वो भी कर सकते थे। सिंपल इज दिस, मास गिवन है तो मास निकाल सकते हो किसी भी चीज का, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, सेम हो, डिफरेंट हो, आप कर सकते हो, लेकिन इट्स ओनली फॉर मास इनटू मास रिलेशन। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन कह रहा है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर फार्मूला masses of 4 compounds are given. The student has 1 gram sample of each compound. Which sample contain the highest number of moles of oxygen? मोल्स निकालने हैं आपको, किसके? ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकलेंगे भाई? पहले तो इन सबके मोल्स निकालने हैं आप। आपको 1 ग्राम ये गिवन है, डिवाइड बाय 102, इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास। इसको भी आप 80 से डिवाइड करा दें, आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। इसको 98 से डिवाइड करा दें, इसके मोल्स आ जाएंगे। इसके मास को इससे डिवाइड करा दें, 63 से, इसके मॉलिक्यूलर मास है, तो आपके पास मोल्स आ गए। ये मोल्स आ गए कंपाउंड्स के। अब आपको ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आप देखें, एक मोल के अंदर 3 ऑक्सीजन के मोल हैं, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर एक ही है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर 4 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर 3 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो आप जरा देख लें कि सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किस में मौजूद हैं। जस्ट चेक इट आउट बच्चों। इसमें सबसे ज्यादा है, चेक कर लें। सर डी। डी आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। आप सब कंफर्म कर दें बच्चों, यही आंसर आ रहा है आपके पास भी? डी आंसर आ रहा है आपके पास। 1 डिवाइड बाय 102 into 3, जी इसका सर डी आंसर आ आ रहा रहा है। है 0 पॉइंट। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 80, ये आपके पास आ रहा है 0.0125। ये आपके पास कितना आ रहा है? 1/98 into 4, ये आपके पास आ रहा है 0.0408। उसके बाद 1/63 जो कि आपके पास आ रहा है 0.048। सो आपसे ज्यादा आंसर आ रहा है, बड़ा एब्सोल्युटली राइट, यू आर करेक्ट। 14 आपसे कह रहा है। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और बड़ा मजे का भी क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है आपसे 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सिल्वर नाइट्रेट is added to 150 centimeter cube of 0.05 mole per decimeter cube of sodium iodide in a beaker. After the reaction, solid silver iodide is present in the beaker. What that जब कभी ये सिल्वर नाइट्रेट आप किसी भी हैलाइड आयंस के सॉल्ट्स के अंदर डालते हैं तो सिल्वर हैलाइड बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। आप लिख सकते हैं कि इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बने होंगे। साथ साथ आपके पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज तो कंफर्म है कि आपके पास सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा एडिशनल। ठीक है ना? सोडियम नाइट्रेट कहाँ कहाँ मौजूद है भाई? सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। तो ये आंसर तो हो गया गलत। ठीक है, तो इन 3 में से कोई आपके पास आंसर हो सकता है। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? मोल्स निकालना पड़ेंगे। जरा देखिए इसके मोल्स कितने होंगे। इट वुड बी 0.1 into 50/1000। चेक करें इसके मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास। it would be 0.05 into 150/1000। आप चेक करें इसके मोल्स कितने आ रहे हैं। मोल्स है बच्चों, इसका आंसर मेरे ख्याल से 0.005 आना चाहिए और इसका आंसर आना चाहिए 0.0075। राइट और नॉट? ऐसे आ रहा है। जी सर।
ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आपके पास 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट होगा तो वो 1 मोल सोडियम आयोडाइड के साथ मिलेगा। तो if you have 0.005 तो ये डेफिनेटली 0.005 से मिलेगा। 0.5 मोल्स, इसलिए आपके पास 0+ सोडियम नाइट्रेट। इज दैट राइट बच्चों? और हमें इसमें एक्सेस भी निकालना जरूरी था ना। हाँ, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि यार कौन सा वाला बच रहा है, तो फिर तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। जी सर। सिल्वर नाइट्रेट तो नहीं बच रहा ना हमारे पास, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन है खाली। when 0.1 मोल, देखें ये देखना जरूरी है, when 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली कंबस्ट इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आपको याद हो तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है पहले, ठीक है। So they are asking what is the volume of carbon dioxide produced at room temperature and pressure, and you can see this volume जो है वो डेसीमीटर क्यूब में माना जा रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि भाई अगर 1 मोल होगा तो वो डेफिनेटली 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, राइट और नॉट बच्चों? तो इफ यू हैव 0.1 मोल तो बच्चों कितने मोल्स बनेंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के? 0.5 मोल्स, ऐसी है। यस सर। और मोल से अगर आप वॉल्यूम में जाना चाहते हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो? इट वुड बी 24। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? 12 डेसीमीटर क्यूब वुड बी द आंसर, राइट और नॉट? राइट सर। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट वाला ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, तो आपने याद रखना है। आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहली चीज इंपॉर्टेंट है कार्बन इलेक्ट्रोड है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है एक्वस कॉपर सल्फेट है। तो भाई कॉपर सल्फेट जब भी आता है आपके पास कैथोड पे क्या बनता है? कॉपर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पिंक सॉलिड डिपॉजिट बनना चाहिए कैथोड पे, राइट और नॉट बच्चों? राइट सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी आंसर वुड बी रॉन्ग, तो क्या आपके पास गलत। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एनोड जो है डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि एनोड पर गैस बनेगी। और कौन सी गैस बनती है भाई? ऑक्सीजन गैस बनती है। इसका मतलब बबल्स ऑफ कलरलेस गैस आना चाहिए। सो कलरलेस गैस फॉर्म ए वुड बी द राइट आंसर, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट बच्चों? यस। ठीक हो गया। Then next part they are saying electrolysis is used to plate the metal coin with silver. The coin is used as an electrode in a suitable electrolyte. Which raw is correct? ठीक हो गया। देख लेते हैं भाई कौन सी रॉ करेक्ट है। तो बच्चों जिस चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं, जिस चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं उसको हम कहाँ लगाते हैं बच्चों? कैथोड पे। कैथोड पे। कैथोड पे लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइन शुड बी एट कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दैट सॉल्ट, जो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए उस मेटल का जो मेटल आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, द मेटल दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट। सो व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? सी और डी? व्हिच वन इज द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सिल्वर? D is the right answer. Sir, all D. the nitrates are soluble in water and all the chlorides are soluble except silver and lead. Is that right बच्चों or not? राइट सर। ठीक हो गया। जी सर, राइट। तो here we have question number 18 जो कि बड़ा ही मजे का है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि दोबारा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, जो मैंने बताया है ना आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप देखेंगे कि बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है आपसे कि an endothermic reaction has an activation energy of x. Which reaction pathway diagram is correct for this reaction? बहुत सिंपल है यार बच्चों, बहुत सिंपल है। आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी होती है? आपके पास ज्यादा होती है। इसका मतलब या तो आंसर राइट ये हो सकता है, या तो आंसर राइट ये हो सकता है। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी है? यस सर।
उसके बाद वी नो दैट, ये एक स्टेटमेंट, मतलब एक आपको अगर एक कॉन्सेप्ट है इस चीज का तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे 4 में से 2। और अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट याद होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक, तो आप दूसरा भी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक, ये रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक है नहीं ना, तो ये हो गया नहीं गलत। सर। दिस इज द राइट आंसर, राइट बच्चों। यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि ये आपके पेपर में आया था बनाने के लिए, पेपर 2 में? जी सर आया था 5 नंबर का। यस, 5 नंबर का ये ड्रॉ करने के लिए आया था, तो इसका मतलब ये है कि ये पेपर 1 में ये वाला सवाल नहीं पूछेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, बट ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये आपके पास एनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी मजे का सवाल होता है और उसमें बच्चे फंसते हैं हमेशा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जरा देखें, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में occur in 3 stages, ठीक हो गया। and these 3 stages are given, which stages are endothermic, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक होता है आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग। एंडोथर्मिक क्या होता है आपके पास? बॉन्ड ब्रेकिंग। आप देख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल टूटकर एटम्स में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका मतलब दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट बच्चों? राइट जी सर। सर। उसके बाद जरा इसको देखें, ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो दिस इज बॉन्ड मेकिंग, दिस इज एक्सो नॉट एंडो, राइट? यस सर। देन इन द लास्ट वन अगर आप देखें तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग अगर हम बात करें तो मेल्टिंग होती है एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद, तो मेल्टिंग होती है आपके पास एंडो, और इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो होता है आपके पास एक्सो। सेम एज इट इज, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो गया, एवापोरेशन जो है आपके पास होगी आपके पास एंडो, लेकिन अगर आप इसका बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो वो होगा आपके पास एक्सो। सॉलिड से गैसेस में जाएंगे इट वुड बी एंडो, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे इट वुड बी एक्सो। तो जरा मुझे एक बात बताइए बच्चों कि इसने दिया हुआ है गैस टू लिक्विड, यानी गैस से वापस लिक्विड में जा रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन है, एंडो है एक्सो है? एक्सोथर्मिक। एक्सो। It means what is the right answer of this MCQ बच्चों? B. Right answer would be B only. Is that clear everyone? यस सर। चलें, ये आ गया सवाल, ये बड़ा मजे का सवाल है। देखो बहुत मुश्किल सवाल उन्होंने बनाने की कोशिश की है, एक सवाल लाजमी आता है रेट ऑफ रिएक्शन का, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ग्राफ से रिलेटेड होता है, लेकिन उन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश की है, सवाल का आंसर तो उन्होंने पहले ही दे दिया। जरा देखें, इन 4 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एन एक्सेस मार्बल चिप्स। एक्सेस मार्बल चिप्स है यानी कि नाइट्रिक एसिड के ऊपर वर्कआउट करेगा पूरा ये प्रोसेस, ठीक है ना? कि मार्बल चिप्स को बढ़ाओगे कम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को अगर चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स मेजर इन ऑल 4 एक्सपेरिमेंट्स, सेम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, वॉल्यूम सेम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम सेम, ठीक है ना? तो अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और एक की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और एक की 0.5 है, तो ये आधा हो गया पूरा। क्या मतलब ये है कि प्रोडक्ट ही आधी हो जाएगी भाई, ठीक है ना? वॉल्यूम तो सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आधी होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट भी आधी हो जाएगी। द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड आर चेंज। वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं खाली, टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं खाली, या दोनों भी एक साथ चेंज कर सकते हैं। वो कह रहे हैं द रिजल्ट्स आर ऑफ दीस एक्सपेरिमेंट आर शोन ऑन द ग्राफ, which statement is correct? Which statement is correct? Okay, so a lower concentration of acid is used in experiment 3 than in experiment number 1. देखिए, experiment number 3 की जो प्रोडक्ट है वो कम है, ठीक है ना? experiment number 3 की जो प्रोडक्ट है आपके पास वो कम है as compared to experiment number 1, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नाइट्रिक एसिड की कैसी होगी बच्चों? ज्यादा होगी। प्रोडक्ट कम है तो डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी कैसी रखी होगी आपने? कम रखी होगी। तो बात उसने बिल्कुल सही की है, उसने बोला है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपने 3 में कम यूज की है, 1 में ज्यादा यूज की है। दैट इज द राइट आंसर, राइट? बट स्टिल वी कैन चेक द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। एक्सपेरिमेंट 4 इज फास्टर देन 3। 4 को जरा देखें, 4 यहां तक जा रहा है जबकि 3 यहां पर एंड हो रहा है, तो 3 is more faster, so this is wrong, right? The acid used in experiment 2 is of a lower concentration than in experiment number 1. 2 और 1 में सेम प्रोडक्ट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कैसी है बच्चों? सेम है, ठीक है ना? तो इसका मतलब दिस इज आल्सो wrong. Then the temperature of the acid is same in experiment 2 and 1. You can see this. इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, इसका मतलब there is a difference of temperature in this, right? There is a high temperature. So this is also wrong statement. So the right answer would be bacho A. That's right.
Yes, sir. Right, sir. Okay, then the 21 question is saying the equation shows the reaction for the manufacturing of ammonia. Which change will decrease the activation energy? Oh my God. कौन बताएगा इसका आंसर? Sir, A. Activation energy A. से photosynthesis की वजह से कम हो सकती है. तो right answer would be A. Okay. Then this is the reversible reaction process. Okay, BiCl3 और H2 और BiOCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है. Which change increase the mass of precipitates? आप देखें precipitates का उसने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि this is the solid, तो ये precipitates बना रहा होगा. ठीक है ना? वो कह रहा है कि मास इंक्रीज कैसे होगा प्रेसिपिटेट का. तो जरा देखिए बच्चों कि अगर आप कोई चीज यहाँ ऐड करते हो तो ये चीज हैवियर हो जाएगी, रिएक्शन जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास डेफिनेटली प्रेसिपिटेट्स बढ़ेंगे. तो यू आर एडिंग वाटर, तो प्रेसिपिटेट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट और नॉट? Yes, sir. Right, sir. दूसरा ये कि अगर यहाँ से कोई चीज रिमूव कर दोगे, यहाँ से कोई चीज अगर रिमूव कर दोगे तो ये लाइटर हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपके पास? लाइटर हो जाएगा. जब ये लाइटर हो जाएगा तो रिएक्शन दोबारा यहीं आएगा. ऐसी है ना? B, sir. Yes, sir. तो आप जरा देखें आपने क्या डाला है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है. तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो HCl को एक तो यूज कर लेगा. HCl को यूज करने के साथ साथ वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वो आपको NaCl प्रोवाइड करेगा और वाटर प्रोवाइड करेगा. एक तो वो HCl की क्वांटिटी कम कर रहा है, दूसरा वो वाटर को इंक्लूड कर रहा है. तो वाटर को इंक्लूड करने से भी उस साइड को जो आपका जो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा, तो लाइटर साइड पे आएगा. तो प्रेसिपिटेट्स और बनेंगे NaOH डालने से. तो यू कैन इवन से दैट कि NaOH यहाँ पर भाई कैटलिस्ट के तौर पर भी आप डालना चाहो तो रिएक्शन बढ़ सकता है आपके पास, लेकिन यहाँ ये कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि यील्ड भी बढ़ा रहा है. सॉरी. देन थर्ड वन इज एडिंग द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप बढ़ाएंगे तो ये साइड हैवियर हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो प्रेसिपिटेट्स कम हो जाएंगे. सो दिस इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर वुड बी A. 1 and 2. राइट बच्चों? Sir, ये statement 2 जरा दोबारा समझा. जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगी रहमा, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो HCl है वो यूज्ड हो जाएगा, है ना? Yes, sir. जब आपके पास HCl यूज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड लाइटर हो जाएगी. तो रिएक्शन दोबारा किस तरफ जाएगा? प्रोडक्ट साइड पे जाएगा. और यू कैन इवन से दिस वे दैट आपके पास पानी और बनेगा. जब और पानी आएगा उसके अंदर तो राइट रिएक्टेड साइड हैवियर हो जाएगी, तो आपके पास फॉरवर्ड चला जाएगा. सही है? ठीक है सर, समझ गए. Okay, then the 23 MCQ is saying the sulfur trioxide is produced by a reversible reaction. It's very important to keep remember the factors of reversible reaction. बच्चों बहुत important है. इसके लिए ये देखना जरूरी है कि you have exothermic reaction. आपके पास exothermic reaction है और exothermic reaction का मतलब ये है कि इसको चाहिए है low temperature. क्या चाहिए बच्चों इसको? Low temperature. ठीक है ना? तो क्या temperature वाला low है? Low temperature कर रहा है वो? No, sir. लो टेम्परेचर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ग्रेटर SO3 बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा. तो ये तो हो गया गलत, गलत हो गया. सिंपल इज दिस. रिमूविंग SO2, अगर आप ये रिमूव करोगे तो रिएक्शन यहीं आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा. जो चीज रिमूव करते हैं रिएक्शन उस तरफ ही चला जाता है. कैटलिस्ट डालने से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है, बट यील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, दिस इज द सिंपल कांसेप्ट यू नीड टू कीप रिमेंबर. यील्ड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. उसके बाद सिंपल इज दिस. यहाँ पर आपके पास 3 मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल्स हैं, दोनों तरफ गैसेस हैं. लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो. तो इंक्रीजिंग प्रेशर वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल. इज दैट राइट? Right, sir. आपसे पेपर में मेरे ख्याल से इफेक्ट पूछ लिया गया होगा प्रेशर और टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम के ऊपर, राइट और नॉट? जी सर, पूछा जी था. सर, पूछा जब था. आपसे पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे वो कैटलिस्ट वाली बात पूछ सकता है कि आपने याद रखना है कैटलिस्ट का इफेक्ट एंथैल्पी चेंज पर क्या होगा. एंथैल्पी चेंज पर नो इफेक्ट, किसी भी चीज पर नो इफेक्ट. सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, वो लो करता है. क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है. बाकी आपके पास एंथैल्पी हो, यील्ड हो, कलर हो, कैटलिस्ट का इन सब के ऊपर कोई असर नहीं है. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. राइट बच्चों? यस सर. और आपको याद रखना है कि ये वाला सवाल भी वो पूछ सकता है, which factor can increase both yield and the rate of the reaction. तो इधर देखें, अगर आप अभी ये ऊपर वाले रिएक्शन को देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर बोलता both rate of reaction and yield, तो फिर आपके पास ये वर्कआउट नहीं करता. उसकी वजह ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट तो बढ़ जाएगा, दोनों रिएक्शन का, फॉरवर्ड बैकवर्ड का सबका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन यील्ड डिक्रीज हो जाएगी. तो प्रेशर इज द ओनली फैक्टर जिसको बढ़ाने से रेट भी बढ़ेगा, यील्ड भी बढ़ेगी. राइट बच्चों? राइट सर. Okay, then 24 is saying iron 2 ions reacts with chlorine. Which statement about this reaction is correct? Chlorine is reduced. Just look at over here.
0 से लेकर -1, this is the decrement in oxidation state, so this is reduction, so this is right thing, right? And they are saying this is reduced by iron 2 ion, so this is double check, this is absolutely right. Right, chlorine is a reducing agent. No, it is going to be reduced, so it is an oxidizing agent. So this is wrong statement. This is oxidizing agent. Then iron 2 is reduced. No, it is 2 into 3. It is going to be increased, so it is oxidation. Iron 2 ions are oxidizing agent. No, they are reducing agent. So the right answer would be A, बच्चों. Right, बच्चों, or not, बच्चों? Yes, sir. सर Okay, that जी. आप काइंडली 20th पे जा सकते हैं 20th, ये रहे. सर आप इसके अंदर सी बता सकते हैं सी क्यों नहीं सही इसके अंदर The acid used in experiment 2 is of a lower concentration. आप देखें ना 2 वाला जो रिएक्शन है उसकी प्रोडक्ट ज्यादा है as compared to 3 and 4, है ना? जी सर तो जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज की होगी आपने HNO3 की, ठीक है? तो 2 में ज्यादा है, 4 में कम, ठीक है? और अगर आप बात करें 2 और 1 की, तो 2 और 1 में सेम है क्योंकि उन दोनों की प्रोडक्ट सेम है, तो उनमें कोई चेंज नहीं, राइट? ओके सर थैंक यू सो मच Then 25 is saying बच्चों which reactions involve oxidation and reduction. इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड प्रेसिपिटेशन मेथड्स, ये 3 मेथड्स रिडॉक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिडॉक्स, बाकी सारे रिडॉक्स होते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट. तो आप देखें क्लोरीन अगर आप पास आउट कराएं potassium iodide में से, they are saying you are passing chlorine from potassium iodide, the reaction is possible because chlorine is more reactive, so it can displace iodine from the salt of iodine, right? So you can see this कि chlorine iodine को replace करेगा, then there would be a substitution reaction, and this is one of the redox reaction. We did a lot of examples are related to this, right? Then dilute sulfuric acid, if you are adding sulfuric acid into the magnesium, then magnesium is going to be oxidized. This is one of the reaction which is redox. But hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide, they react together to form salt and water. They are going to be producing neutralization products, and this is a neutralization reaction, so this is not going to be a redox reaction. The right answer bachcho would be D. Sorry, would be B, 1 and 2, right bachcho? Yes, sir. Okay, then 26, which statement about weak acids is correct? Definition बता दो भाई कोई जल्दी से. Partial They are dissociation. partially ionized in aqueous phase. The simple as this. The right answer is A over there. They are partially dissociated in aqueous solutions. We don't need to consider this. It's too simple, right? Then our colorless aqueous solutions of pH 13. अब देखिए pH 13 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये alkaline होगा, ठीक है ना? ये आपके पास एक concept होना चाहिए. Tested separately with methyl orange indicator and thymophthalein. You know that methyl orange. आपके पास जो है all the indicators are blue except methyl orange. It is yellow in alkali. We know that. All the indicators are red in acids except thymophthalein. ठीक है ना? वो colorless होता है, ठीक है ना? और ये क्या होगा आपके पास? Blue होगा. तो ये आपने याद रखना है, alkali में ये blue होगा और वो alkali में yellow होगा. So you need to remember this. Color of methyl orange in alkali would be yellow, and the color of thymophthalein in alkali, so it would be blue. So the right answer would be C. It can be an important MCQ because this is one of the new addition in our syllabus, right bachcho? Yes, sir. That Ji, sir. 26 is saying bachcho which pair of reagents is suitable for preparation of pure sample of copper chloride crystals. I think it is one of the most important thing right now for your exams क्योंकि आपके पास salt formation का कोई सवाल नहीं आया paper 2 में, if I'm not wrong, right? Right, sir. So it can be one of the most important thing for MCQ. So you need to keep remember copper chloride is a soluble salt, और soluble salt बनता है किस तरह mixing से या titration से. Right now this is a copper chloride salt क्योंकि copper का metal आप use नहीं कर सकते, least reactive है. या तो आप copper oxide use करोगे या तो आप copper carbonate use करोगे, and they both are insoluble, so we need to use mixing process, right? And this because this is a soluble salt, so we need to use acids. So chloride के लिए hydrochloric acid. तो या तो ये दोनों या तो ये दोनों. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों से कौन से रिएजेंट्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं. कॉपर नाइट्रेट, नो, दिस इज नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट बच्चों? Yes, sir. Then element X form an oxide of formula Yes, sir. X O5
H2O5 we know that formula कैसे बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो इनके आइंस निकालने के लिए वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो X के पास चार्ज आ गया 5+, जबकि ऑक्सीजन के पास आ गया 2-। इसका मतलब ऑक्सीजन तो सही लिखा हुआ है 2- ग्रुप 6 का है। और ये कौन से ग्रुप का हो गया बच्चों? ग्रुप 5 का। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। चलें तो आ जाए 30 के ऊपर। The diagram shows the structure of an alloy. This is one of the most important thing we need to keep remember this, that alloys are the mixture of metals. They have the different size of atoms, and when they interlink together in this form, so there would be a difficult thing to slide over each other, so they are less malleable, right? And because they are metals, so they can conduct electricity. Because they are the mixture of metals, they even contain a metallic bonding in them. So we need to remember these information about alloys as well. So alloys can only be formed by mixing copper and iron. क्या सिर्फ और सिर्फ कॉपर और आयरन को मिक्स करेंगे तो ही alloy बन सकता है? नो सर। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। Carbon and iron are the only two elements in the stainless steel. क्या stainless steel में सिर्फ ये दो ही ingredients थे? क्या No, sir. क्रोमियम था? क्या कार्बन नहीं था? तो ये भी wrong हो गया। In an alloy, there is attraction between positive ions and the sea of delocalized electron. This is the right statement because they contain metals, so still they have metallic bonding. Right, बच्चों? Yes, Yes. sir. And very important thing is alloy is one of the alloy is brass and they don't have a chemical formula because it is a mixture. जो चीज mixture होती है उसका कोई chemical formula नहीं होता. Air is a mixture of gases. This is not having any formula for this. Crude oil is a mixture of what? Crude oil is a mixture of hydrocarbons, so it does not have what chemical formula. If you talk about alloy, so they are a mixture of metals, so they don't have a chemical formula. So you need to keep remember alloys and crude oil and air, they all are mixture and they don't have even a formula, right? Right sir. Yes, sir. Then which compound has the lowest percentage by mass of nitrogen? We did this. हमने एक स्केल टेस्ट किया था जिसमें completely हमने यही काम किया था. Lowest percentage by mass किसके अंदर है? So we know that इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है तो 28 divided by 60. इसके अंदर भी 2 हैं तो 28 divided by 132. इसके अंदर 3 है तो 42 divided by 149. और इसके अंदर भी 2 है तो 28 divided by 80 मल्टीप्लाई बाय 100. ये इतनी मर्तबा सॉल्व कराया है बच्चों को मैंने ये कि ये मुझे याद हो गई हैं. तो इट वुड बी समवेयर आई थिंक 46.6%. It would be somewhere I think 21.21%. It would be somewhere 28.21%. It would be somewhere 35%. So the least percentage of nitrogen is ammonium sulfate. Is that right, बच्चों? Yes, sir. Then 32 से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है. वैसे आमतौर पर आखिरी 6 जो क्वेश्चन होते थे वो ऑर्गेनिक के होते थे, लेकिन अब जो है आखिरी 3 जो है आपके पास 12 आपका जो सिलेबस है आउटकम उसके होंगे, यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स के, और उससे पहले वाले 6 जो होंगे आपके पास तकरीबन वो ऑर्गेनिक के होंगे. और ये एमसीक्यू भी हम लोग काफी बार कर चुके हैं. दे आर आस्किंग द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 5 हाइड्रोकार्बन्स एंड which 3 हाइड्रोकार्बन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. 3 का पूछ रहा है, 2 का नहीं पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है. तो भाई आप देख सकते हैं 3 आइसोमर्स किसके होते हैं? पेंटेन के. तो दिस इज पेंटेन, दिस इज डाइमिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 2-methyl butane, सॉरी डाइमिथाइल प्रोपेन और 2-methyl butane. So these 3 are isomers. और इनके अंदर आपके पास C4H10 है. This is C4H10. So these are isomers of butane. These are isomers of pentane. So we can say that 1, 2, and 4 are the right answer. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Then 33. Okay, we know that जितना ऊपर जाएंगे उतने lighter carbons, यानी कि lighter MR, lower carbons in chain, ठीक है, and lower boiling point. और जितना नीचे आएंगे उतने high boiling point, ठीक है, उतने ज्यादा greater carbons और उतना ज्यादा आपके पास higher आप कह सकते हैं molecular weight. So what is this? The question is saying the diagram shows a fractionating column used in the separation of petroleum. Which draw explain why fraction R is collected above fraction S. R पहले क्यों हुआ? Boiling point of R. Boiling point of R is smaller or greater बच्चों? It should be smaller. तो ये दो आंसर गलत हो गए. C और D आंसर हो सकते हैं. And average molecular mass is also smaller. So the right answer would be D. Is that correct बच्चों? Yes, sir. Okay, then which compound is an alkane? Oh my God, alkane is so simple. Alkane का journal formula क्या होता है बच्चों? You all know this. It is CnH2n+2, यानी कि डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. तो डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पर.
यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे 31 into 2, it would be 62 plus 2 64. Is that right? जी सर. Then they are asking about alkenes. They are asking about alkenes. So we know that alkenes are unsaturated because they have carbon-carbon double bond. When they are unsaturated, that definitely they are going to dechlorize the bromine. And what is the right answer? ये दो तो नहीं हो सकते, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. And they are going to dechlorize the bromine. So the right answer would be D. Right or not? Yes, sir. Yes sir. Okay. So मेरे Yes, ख्याल से sir. ऑर्गेनिक पाप सबकी बहुत पक्की होगी, हमने रिसेंटली ही की थी. Then a carboxylic acid with the molecular formula C4H8 reacts with alcohol with molecular formula C3H8 to form an ester. What is the molecular formula of ester? तो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 अल्कोहल के, तो भाई ये क्या हो सकता है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के नो, 4 हो सकते हैं, दैट इज राइट. 4 हो सकते हैं, दैट इज राइट. 3 हो सकते हैं, नो. तो भाई 4 और 3, 4 और 4, तो ये हो गया गलत. तो राइट आंसर वुड बी दिस. राइट बच्चों? Yes. Then the repeat unit of a polymer is shown. Which monomer would produce this polymer? तो ये हमने हटाए और यहाँ क्या लगाएंगे हम? डबल बॉन्ड. The only thing you need to keep remember कि भाई क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसी कार्बन पे ब्रोमीन होना चाहिए. आगे पीछे नहीं कर देना. देखो क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग लगा हुआ है, रॉन्ग. क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग लगा हुआ है, रॉन्ग. क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग लगा हुआ है, रॉन्ग. क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही कार्बन पे, दैट इज द राइट आंसर. राइट बच्चों? Yes sir. Yes, Then sir. 38 is saying बच्चों, 38 हमसे क्या कह रहा है? 38 हमसे कह रहा है that क्या कह रहा है भाई? 38 हमसे कह रहा है when heated magnesium reacts with oxygen in the air to form magnesium oxide, a white powder. A student investigate the change in mass that occurred during the reaction. The student is given a balance and the 3 sides of apparatus shown. Which side of apparatus are suitable for this investigation? देखो बच्चों, वो बर्न कर मास मेजर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बर्न कर मास मेजर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास बड़ा एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए. अगर वो इस तरह ओपनली बर्न करेगा, तो जब आप फॉर सपोज मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, अगर आपने लैब में इसको करके देखा हो तो आपने देखा होगा कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे होते हो बच्चे, तो मैग्नीशियम जो है वो पाउडर की तरह झड़ जाता है. तो अगर आप उसको इस तरह ओपनली बर्न करोगे तो वो झड़कर गिर जाएगा. एंड देयर वुड बी एन एरर इन योर एक्सपेरिमेंट. सो यू कैन नॉट यूज दिस वन. इवन यू कैन यूज दिस वन क्योंकि आप क्लोज एरिया में बर्निंग कर रहे हो. You can use this one. आप close area में burning कर रहे हो, तो you can use these 2 steps. So the right answer would be 2 and 3. These 2 setups are perfectly right because you can do this, right? Yes, sir. Then if you talk about 39, the student uses paper chromatography to find RF value of Fe3 plus. और we know that Fe3 plus जो होता है भाई reddish brown होता है. तो ये एक तो बात आपको पता है, इसके reddish brown कलर आता है. तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता. पहली बात तो हमें पता चल गया. Then they are saying to make the spot containing Fe3 more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide. We know that वो reddish brown precipitates बना लेगा. Under the condition of the experiment, the RF value of Fe3 plus is given by 1. 1 में आपने RF value लिखनी है. RF value क्या होती है? Spot का distance divided by the solvent का distance. यहाँ पर अगर spot लगाया तो spot यहाँ से यहाँ तक travel करेगा, तो इसका distance divide by यहीं से सॉल्वेंट तक का डिस्टेंस, यानी कि सॉल्वेंट फ्रंट तक का डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा आपके पास x डिवाइड बाय y. सो x ओवर y, द राइट आंसर वुड बी B. राइट बच्चों? Yes, sir. Okay, so the last one is 14th MCQ over here. Test on aqueous solution of unknown compound P are shown in the table. Aqueous sodium hydroxide is added and green precipitates would be formed. Green precipitates बनते हैं भाई किसके? Fe2+ के या chromium 3+ के. और अगर soluble हो तो इट्स कंफर्म कि आपके पास क्रोमियम आयन है. तो या तो आपका आंसर ये हो सकता है या तो आपका आंसर ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं. देन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड फॉलोड बाय एक्वस बैरियम नाइट्रेट. बैरियम ऐड करते हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इसका मतलब सल्फेट आयन कंफर्म है. सो द राइट आंसर वुड बी बच्चों बी. इज दैट राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. Yes sir. Okay, so here your paper of specimen 5070 has been ended, और you can see this कि हमने तकरीबन 8:10 में स्टार्ट किया था और 9:10 पर हम इसको खत्म कर चुके हैं. क्योंकि हर चीज की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, तो इसलिए मुझे 1 घंटा लगा है. अगर मुझे या आपको इसको सॉल्व करना हो तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे. आपको ये याद रखना है कि आपने एमसीक्यू पेपर किस तरह सॉल्व करना है. आपने एमसीक्यू पेपर इस तरह सॉल्व करना है कि आपने पहले एमसीक्यू से आखिरी एमसीक्यू तक जाना है. आप देख सकते हैं आपको इस तरह के एमसीक्यूज टकरेंगे. किस तरह के? इस तरह के. आप देखें आरएफ वैल्यू वाले, इजी है, आप कर सकते हैं इसको.
आपको ये मोनोमर वाला टकरेगा, आपको एस्टर वाला टकरेगा, आप इसको कर सकते हो। अल्कीन वाला देखो, अल्केन वाला देखो, बच्चों वाला एमसीक्यू है। ऊपर वाला देखो 33 कितना बच्चों वाला एमसीक्यू है। आइसोमर आपने किए हुए हैं, आपको आइडिया होगा इसका, अगर आप फर्स्ट को छोड़ दो। कैलकुलेशन वाला है ये इजी है, एलॉय वाला इजी है, आप देखें कलर ऑफ इंडिकेटर्स वाला इजी है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इजी है, वो पार्शियल डिसोसिएशन वाला इजी है, आप देखें कैटलिस्ट वाला इजी है। कितने इजी एमसीक्यूज यहाँ मौजूद है। तरह रिवर्सिबल रिएक्शन के और रेट ऑफ रिएक्शन के मैं कंसीडर करता हूँ मुश्किल है। ये एडिंग ऑफ कैटलिस्ट कितना इजी है, ये एंडोथर्मिक वाला कितना इजी ऊपर वाला, ये यहाँ देखें आप कि ये आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला इजी है। तो इस तरह अगर आप देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट आउट ऑफ 40 एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज या 20 एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे। 15 से 20 एमसीक्यूज इतने आसान होंगे आप वन गो में जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप पहले एमसीक्यू से लेकर आखिरी एमसीक्यूज तक जाओ और ठगड़क सॉल्व करते हुए निकल जाओ। जो आसान एमसीक्यूज लगे सारे सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन वापस आके कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर फॉर सपोज आपने 20 एमसीक्यू कर लिए हैं कितनी देर में, आपने 10 मिनट में, या आपको जो बहुत अच्छे से आते थे वो 20 एमसीक्यू आपने 15 मिनट में कर लिए। अब स्टिल आप 5 मिनट अगर आप देखो कि आपने जो है बड़े सुकून से अगर आपने 5 मिनट के अंदर अपनी जो बुक है उसको फिल कर दिया है, और सपोज जो आपके पास आपकी वो जो बबल शीट मिलेगी उसको आपने 5 मिनट में फिल कर भी दिया है, वो 20 एमसीक्यूज को या 15 एमसीक्यूज को, तो स्टिल यू हैव 40 मिनट्स। तो अब आपके पास जो 20 एमसीक्यूज बचे हैं, हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 2 मिनट है। और मुझे पता है वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो भी आप कर सकते हो इजीली। कॉन्सेप्चुअल जो है वो आप आराम से कर लोगे, कैलकुलेशन वाले आप आराम से कर लोगे, तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर 15 मिनट रह जाते हैं और एग्जामिनर सर पे आके खड़ा हो जाता है, बोलते हैं भाई 5 मिनट रह गया, 10 मिनट रह गया, आप परेशान नहीं होगे क्योंकि आपने कर लिया है सब कुछ। अदरवाइज अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होगे, पहले दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, तो इससे आपको नुकसान क्या होगा, जब आप कहीं फंस जाओगे एमसीक्यूज में, आप टाइम उसमें वेस्ट करोगे और आखिरी में आपके 15-20 एमसीक्यूज रह जाएंगे और एग्जामिनर जब आपको तंग करेगा तो बबल शीट गलत भरोगे, जल्दी में गलत करोगे एमसीक्यूज, और जो आपको इजी वाले जैसे अल्केन और अल्कीन वाले तो इसमें भी मिस्टेक करके जाओगे आप। तो भाई रिलैक्स रह के करना है। तो जो एमसीक्यूज पहले इजी वाले हैं वो बहुत सॉल्व करने हैं, उनकी बबल शीट फिल करनी है, फिर मुश्किल वालों पे आना है, वन बाय वन इजी रिलैक्स होके 1 घंटे में काम करना है। ये नहीं कि पूरा पेपर जो है 55 मिनट में सॉल्व करना है और आखिरी 5 मिनट में बबल शीट फिल करनी है। नो नेवर, बबल शीट आखिरी 5 मिनट में फिल नहीं करनी है। गलती हो सकती है, एक एमसीक्यू गलत भरा, बाकी के सारे एमसीक्यू गलत भर दोगे, क्योंकि आपने फॉर सपोज 10 की जगह 11 को कर दिया कलर, और उसके बाद आप कलर करने में लगे हो आप 10 से लेकर आपने एक गलत किया था, आपने 31-40 तक आप जो है तकरीबन गलत करते हुए भरते हुए चले गए, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। तो आप बस ये देख लो पीछे से, यार बी ए भर दिया, सी ए भर दिया, डी ए भर दिया, आप नंबर ही नहीं देख रहे उसके बाद ना। तो भाई मिस्टेक के चांसेस हर इंसान के होते हैं, हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, हर इंसान काम नहीं कर सकता फरिश्तों की तरह एक्यूरेटली। तो गलतियां हम कर सकते हैं, वी ऑलवेज हैव स्पेस टू लर्न। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, ये वही करेंगे गलती जो पागल लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि गलती सब करते हैं, आपको इस बात को एडमिट करना है, और ब्लंडर भी सब करते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस, प्रैक्टिस करें, आप 1 घंटे के अंदर अपने एमसीक्यू सॉल्व करें, और 100% एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, आई नो दैट, लेकिन ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम एज यू कैन। देखें अगर आप ये बोलेंगे मैं 40 के 40 एमसीक्यू सही कर लूं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे देते हैं पेपर में, अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो एमसीक्यूज कर लें जो आपको आते हैं इजीली, फिर आप कैलकुलेशन और कॉन्सेप्चुअल पे आएं और बबल शीट साथ साथ भरते रहें, रिलैक्स होकर पेपर करिएगा। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, Yes, sir. चलें आपका Yes, बहुत sir. बहुत ख्याल रखें, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक विद अ न्यू पेपर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, Stop, sir. sir. अल्लाह हाफिज।